हम सब दिन में कितनी बार एक दूसरे से पूछते हैं और क्या चल रहा है या कोई ताज़ा खबर। हाँ, रोज ही पूछते हैं। ये सिर्फ बातचीत शुरू करने का तरीका नहीं है। ये हमारे अंदर की एक बहुत गहरी इच्छा है जानने की कि दुनिया में हो क्या रहा है। और यही इच्छा, यही जिज्ञासा पत्रकारिता की बिल्कुल बुनियाद है। सही बात है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी दुनिया की चीर-फाड़ करता है या मैं बताता है कि कोई भी घटना, समाचार या न्यूज़ बनती कैसे है। मतलब हजारों चीजें होती है हर रोज, पर कुछ ही हेडलाइन बन पाती हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि वो कौन से अदृश्य फिल्टर हैं जो तय करते हैं कि कौन सी जानकारी हम तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। चलिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो सोर्स उठाता है वो ये है, क्या हर जानकारी समाचार है? मतलब मैंने आज नाश्ते में क्या खाया, ये जानकारी तो है, पर ये खबर क्यों नहीं? इसका जवाब एक शब्द में है, सार्वजनिक महत्व। अच्छा। आपकी मेरी निजी बातचीत और समाचार में यही सबसे बड़ा फर्क है। सोर्स इसे ऐसे समझाता है कि समाचार माध्यम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी हो या जिनका ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कोई असर पड़ रहा हो। यानी एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल या फिल्टर लगा हुआ है ना? बिल्कुल। सोर्स में समाचार को डिफाइन करने के कुछ बड़े मजेदार तरीके दिए हैं। एक कहता है प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। हाँ। और एक और है जो मुझे बहुत पसंद आया, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये बहुत गहरी बात है और इन सब परिभाषाओं का मतलब निचोड़ यही है कि समाचार किसी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों की रुचि हो और जिसका बहुत सारे लोगों पर सीधा या टेढ़ा प्रभाव पड़ रहा हो। और यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है। सोर्स साफ कहता है कि इसका कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो एक अखबार के लिए पहले पन्ने की हेडलाइन है, हो सकता है दूसरे के लिए वो अंदर के पन्ने पर एक छोटी सी खबर हो। बिल्कुल। जैसे एक टीवी चैनल शायद अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को दिन की सबसे बड़ी खबर बना दे, जबकि दूसरा चैनल प्रधानमंत्री के आर्थिक विकास पर दिए गए बयान को प्राथमिकता देगा। तो ये चुनाव कैसे होता है? अगर कोई फॉर्मूला नहीं है तो कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स तो होंगे ना? वो कौन से तत्व हैं जो किसी घटना के समाचार बनने के चांस बढ़ा देते हैं? सोर्स में सबसे पहली चीज क्या बताई गई है? मुझे लगता है कि यह नवीनता होगा। नाम में ही न्यूज है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे पहला और सबसे जरूरी तत्व है नवीनता। राइट। घटना जितनी ताजा होगी, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। एक रोजाना अखबार के लिए 24 घंटे पुरानी घटनाएं समाचार होती हैं। लेकिन सोचिए एक 24/7 न्यूज चैनल के लिए तो हर घंटे, हर मिनट कुछ नया चाहिए। उनके लिए तो 2 घंटे पुरानी खबर भी बासी हो सकती है। लेकिन सोर्स इसमें एक और मजेदार परत जोड़ता है। क्या? वो कहता है कि कभी-कभी कोई बहुत पुरानी घटना भी अचानक से खबर बन सकती है अगर उसके बारे में कोई नई जानकारी सामने आए। अच्छा, जैसे मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा कोई राज आज खुलता है तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। सही बात है। या फिर किसी गांव में पिछले 20 सालों में क्या बदलाव आए हैं, ये कहानी भी एक खबर है। तो मुद्दा सिर्फ नई घटना का नहीं, नई जानकारी का है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है और ये हमें सीधे अगले तत्व से जोड़ता है। देखिए, कोई घटना कितनी भी नई क्यों ना हो, अगर वो हमसे बहुत दूर हो रही है तो शायद हमारी रुचि कम हो। यहीं पर आता है दूसरा तत्व, निकटता। सही बात है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि घटना कब हुई, बल्कि ये भी है कि कहाँ हुई। मैं शायद अपने शहर में पानी की किल्लत की खबर में ज्यादा दिलचस्पी लूंगा, बिल्कुल, बजाय इसके कि दुनिया के किसी दूसरे कोने के शहर में पानी की किल्लत हो रही है। बिल्कुल। और सोर्स ये भी कहता है कि ये निकटता सिर्फ ज्योग्राफिक यानी भौगोलिक नहीं होती। अच्छा। ये सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। जैसे अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति विदेश में कोई बड़ा अवार्ड जीतता है तो वो हमारे लिए बड़ी खबर है। हाँ, ये तो है। वो सांस्कृतिक निकटता है। इसीलिए हम अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश से जुड़ी खबरों की तरफ अपने आप खिंचते हैं। ठीक है, तो खबर ताज़ी होनी चाहिए और हमसे जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है, प्रभाव। इसका कितना बड़ा रोल है? ये शायद सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है। प्रभाव का सीधा मतलब है कि उस खबर से कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। एक उदाहरण से समझाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपके मोहल्ले की किसी शांत गली में एक नया गड्ढा बन गया है। ये एक छोटी खबर है। लेकिन अगर शहर के मेन फ्लाईओवर में दरार आ गई है तो ये पहले पन्ने की हेडलाइन है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली।
ये शहर के लाखों लोगों के रोज के आने जाने पर, उनकी सुरक्षा पर असर डालता है। और सरकार के फैसले तो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीएसटी में एक छोटा सा बदलाव भी लाखों व्यापारियों पर असर डालता है, इसलिए वो हमेशा बड़ी खबर बनता है। बिल्कुल। और इसी प्रभाव से जुड़ा है एक और तत्व, जन रुचि, पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, यानी लोग किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट, बॉलीवुड, राजनीति, इन विषयों पर हमेशा खबरें होती हैं क्योंकि इनमें एक बड़े वर्ग की गहरी रुचि होती है। लेकिन सोर्स यहाँ एक दिलचस्प बात कहता है। पहले मीडिया सिर्फ लोगों के रुचि के हिसाब से खबरें चुनता था, पर अब हाल के वर्षों में मीडिया खुद लोगों की रुचियां बनाने और बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब उन तत्वों पर आते हैं जो सीधे सीधे हमारे भावनाओं से जुड़े हैं, जैसे टकराव या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ऐसा क्यों है कि हम लड़ाई, बहस या मुकाबले की तरफ इतना आकर्षित होते हैं? ये हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है। टकराव में एक ड्रामा होता है, एक अनिश्चितता होती है और हम उसका नतीजा जानने के लिए बेचैन रहते हैं। सही है। सोच साफ करता है कि टकराव का मतलब सिर्फ युद्ध या दंगे नहीं है। राइट। खेलों में दो टीमों के बीच का मुकाबला भी संघर्ष है। चुनाव में दो राजनीतिक पार्टियों की खींचतान भी संघर्ष है। यहाँ तक कि विचारों का टकराव भी लोगों की दिलचस्पी खींचता है। और हाँ, महत्वपूर्ण लोग, हम जाने माने लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना क्यों पसंद करते हैं? सोर्स में एक लाइन है कि प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो वो एक खबर है। ये सच है, क्योंकि प्रसिद्ध लोग अपनी पहचान की वजह से खबर बनते हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन सोर्स यहाँ एक चेतावनी भी देता है। कई बार मीडिया मशहूर लोगों की खबरें देने के लालच में उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी के बीच की रेखा को पार कर जाता है। हाँ, गॉसिप को खबर बना देते हैं। बिल्कुल, अफवाहें और गॉसिप को खबर की तरह पेश किया जाने लगता है। यहीं पर पत्रकारिता के नैतिक मूल्य, जैसे किसी की निजता का सम्मान, बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? कभी-कभी एक आम इंसान की कहानी भी तो देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। कोई ऐसा जिसने कोई असाधारण काम किया हो? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें अगले तत्व पर लाता है, अनोखापन, यूनिकनेस। हाँ, वही पुरानी कहावत, कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं, लेकिन आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर है। हाँ। जो कुछ भी असाधारण है, जो रोज नहीं होता, वो खबर है। एक आम इंसान जब कोई वीरता का काम करता है तो वो अपने अनोखे काम की वजह से खबर बनता है। पर इसमें भी एक खतरा है। सोर्स इशारा करता है कि कभी-कभी मीडिया इस अनोखेपन के चक्कर में अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, ये बहुत होता है। जैसे किसी विचित्र बच्चे के जन्म को किसी दैवीय चमत्कार की तरह पेश करना। हाँ, यहीं पर पत्रकारिता की जिम्मेदारी आती है। अनोखापन दिखाना ठीक है, लेकिन उसे वैज्ञानिक सोच और तर्क की कसौटी पर कसना भी जरूरी है, नहीं तो पत्रकारिता और अफवाह में फर्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी तक हमने जिन तत्वों की बात की वो खबर के अंदर की बातें थी, नवीनता, प्रभाव, संघर्ष, अनोखापन। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रहा है। वो अदृश्य शक्तियां जो पर्दे के पीछे से तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे। सोर्स में सबसे पहले पाठक वर्ग का जिक्र है, ऑडियंस। ये कैसे काम करता है? ये बहुत गहरा और जरूरी पॉइंट है। हर अखबार या चैनल का एक टारगेट ऑडियंस होता है। राइट। एक बिजनेस अखबार उद्यमियों के लिए खबरें चुनता है, तो एक फैशन मैगजीन युवाओं के लिए। लेकिन सोर्स एक ज्यादा बड़ी और चिंताजनक बात की तरफ इशारा करता है। वो क्या? आज के दौर में मीडिया उन वर्गों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जिनके पास खरे शक्ति है, परचेसिंग पावर, यानी अमीर और मध्यम वर्ग। बिल्कुल, की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। उन्हीं लोगों तक अपना सामान पहुंचाना चाहते हैं जो उसे खरीद सके। इसका सीधा नतीजा ये हो रहा है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों को मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें लाभदायक बाजार नहीं माना जाता। वाह। तो जो हम महत्वपूर्ण समाचार के रूप में देखते हैं वो असल में इस बात का प्रतिबिंब है कि विज्ञापनदाता किसे लाभदायक दर्शक मानते हैं। एक तरह से हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाचार समाज का आईना नहीं है, बल्कि ये समाज के सिर्फ अमीर और मध्यम वर्ग के बटुए को दिखाया गया आईना है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसी से ही जुड़ी दूसरी अदृश्य शक्ति है खुद समाचार संगठन की नीतिगत ढांचा, एडिटोरियल पॉलिसी। हाँ, हर अखबार या चैनल की एक संपादकीय नीति होती है। ये नीति तय करती है कि वो संगठन किन मुद्दों को उठाएगा, किन विचारों को समर्थन देगा
और दुनिया को किस नजरिए से देखेगा। और ये नीति तय कौन करता है? संपादक। आमतौर पर संपादक या उस संगठन के मालिक। ये नीति एक फिल्टर की तरह काम करती है। रिपोर्टर दिन भर में सैकड़ों खबरें लाते हैं, लेकिन शाम को संपादक की मेज पर यह तय होता है कि कौन सी खबर छपेगी, किस पन्ने पर छपेगी और किस हेडलाइन के साथ छपेगी। एग्जैक्टली यही समाचार संगठनों की द्वारपाल यानी गेटकीपर की भूमिका है। ये गेटकीपर का आइडिया बहुत पावरफुल है। मतलब इंटरनेट से पहले मुट्ठी भर संपादक ये तय करते थे कि लाखों लोग अगले दिन सुबह क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे और किस पर बात करेंगे। हाँ, और आज के दौर में ये गेटकीपर बदल गए हैं। मतलब अब वो संपादक के साथ साथ सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी हैं। गूगल न्यूज़, फेसबुक का फीड, यूट्यूब के रिकमेंडेशंस, ये नए गेटकीपर है जो तय कर रहे हैं कि कौन सी जानकारी हम तक पहुंचेगी। सोर्स इस पर बात नहीं करता, पर ये उसी सिद्धांत का एक नया रूप है। बिल्कुल। तो हमने क्या चल रहा है जैसे एक आम सवाल से शुरुआत की थी, और अब हम पत्रकारिता की एक ऐसी जटिल दुनिया में खड़े हैं जहां मानवीय मनोविज्ञान, व्यावसायिक हित और संपादकीय फैसले ये सब मिलकर तय कर रहे हैं कि हम तक क्या पहुंचेगा। ये तो एक पूरी फैक्ट्री की तरह है जहां घटनाओं को समाचार में बदला जाता है। इसका सार यही है, समाचार सिर्फ वो नहीं है जो होता है, बल्कि समाचार वो है जिसे किसी ने बताने के लिए महत्वपूर्ण समझा है। राइट। और इस पूरी प्रक्रिया में संपादन के जो सिद्धांत हैं, जैसे तथ्यों की शुद्धता, निष्पक्षता, संतुलन, वो एक आदर्श की तरह हैं। आइडियल्स। हाँ, पत्रकारिता हमेशा इन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर हमेशा पहुंच पाए ये जरूरी नहीं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार, सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताता है उन सूचनाओं के बीच जिनकी लोगों को जरूरत है और उन सूचनाओं के बीच जिन्हें लोग चाहते हैं। हाँ, नीड वर्सेस वांट बिल्कुल कोशिश कर रहा है। और यहीं पर मैं आज का सबसे बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे मीडिया का बिजनेस मॉडल विज्ञापनों और क्लिक्स पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, क्या यह संतुलन चाहत की तरफ नहीं झुकता जा रहा है? और किसी समाज का क्या होता है जब लोगों की चाहत उनकी जरूरत पर पूरी तरह से हावी हो जाती है?